Good morning, students. In today's class, we are continuing chapter number 2, which name is Management Process, Managerial Levels, and Managerial Roles. So, in this chapter, we have discussed about management process definition, management process features, and functions of management. In last class, we have discussed about primary functions of management. As you know, primary functions of management are the core or important functions of management. So, अगर हम बात करें तो प्राइमरी फंक्शंस में क्या क्या शामिल किया जाएगा वो हम लोग पढ़ चुके, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो फर्स्ट चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो सेकंड चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा, रिलेटेबल है, एक दूसरे से रिलेट करेंगे कुछ पॉइंट्स, तो आपको अच्छे से याद रखना है। जो भी डाउट्स हो आपको कभी भी क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए आपको वेट नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है, कि आप वेट करते रहें कि हाँ जब बाद में डाउट क्लास होगी तब हम लोग बात करेंगे, नहीं, इस तरह से नहीं, आप कभी भी अपने डाउट्स मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो आज की क्लास में हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हमने जो प्राइमरी फंक्शंस पढ़े थे वो क्या थे, वो थे हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये थे हमारे फंक्शंस, ठीक है। तो ये हमने पढ़े थे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या पढ़ी थी कि हाँ ये सब का होना जरूरी है। प्लानिंग मींस कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज लाना और एलोकेट करना, डिपार्टमेंटेशन, डायरेक्शन देना, हमारे डायरेक्टिंग में था, कंट्रोलिंग में हमने पढ़ा था कि क्यों जरूरी है कि लाइक अपने काम की क्वालिटी वगैरह चेक करना, कोऑर्डिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंडरी मींस सब्सिडियरी टू प्राइमरी और सपोर्टिव टू प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे फंक्शंस जो प्राइमरी फंक्शंस को सपोर्ट करते हो या उसको पूरा करने के लिए जरूरी हो, वो होते हैं हमारे सेकेंडरी फंक्शंस। अब समझने वाली बात ये है, तो क्या सेकेंडरी फंक्शंस हमेशा सेकेंडरी होते नहीं? देखो ये एक्चुअली में हमारे सिलेबस के हिसाब से लेकिन देखा जाए तो ये भी प्राइमरी फंक्शंस के प्राइमरी फंक्शंस इसके बिना पूरे हो ही नहीं सकते। क्या है हमारे प्राइमरी फंक्शंस? फर्स्ट, डिसीजन मेकिंग। अब आप कहोगे सर डिसीजन मेकिंग में क्यों इस फंक्शंस में शामिल किया? देखो डिसीजन लेने की एक प्रोसेस होती है जिसे हम साइंटिफिक डिसीजंस कहते हैं। साइंटिफिक डिसीजन लेने की अपनी एक प्रोसेस होती है। अगर आप डिसीजन लेते हैं तो नॉर्मल वे में जो आपको अच्छा लगा या आपके जो हिसाब से सही है वो, और एक ये आपने साइंटिफिक डिसीजन, दोनों में वैलिडिटी ज्यादा होगी इस साइंटिफिक डिसीजन की। क्यों? क्योंकि वो आपका एक एनालिसिस करके, वो आपका फैक्ट पर बेस्ड है, कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो उस डिसीजन मेकिंग की वैल्यू ज्यादा होगी और रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। तो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस हमारे नोट्स में, हाँ नोट्स आप लोगों को सामने रखें। मैं ये बात बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि डायरेक्ट कहां से समझ में चल रहा है, तो इसके लिए नोट्स आपको साथ रखने होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि नोट्स को हमेशा साथ रखना है। ना अब समझ में आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में प्रोसेस हमारे साथ क्या कहती है? प्रोसेस ये कहती है सबसे पहला आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, क्या कि प्रॉब्लम क्या है, टास्क क्या है हमारे सामने, क्यों, इससे क्योंकि इसी के बाद हम इस आगे की स्टेप्स चलेंगे। जब तक प्रॉब्लम ही पता नहीं सॉल्यूशन क्या, डिसीजन कैसा ले सकते। सेकंड, जो प्रॉब्लम हमें मिली या जो पता चली उस प्रॉब्लम का क्या करना है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इस टास्क को कैसे कंप्लीट किया जाए, इससे रिलेटेड जितने भी अल्टरनेटिव्स है वो फाइंड आउट करने हैं। जितने भी मतलब अल्टरनेटिव्स मतलब ऑप्शंस भी कह सकते हैं कि एक काम करने के कई तरीके हो सकते हैं, ऑप्शंस फाइंड आउट करेंगे, जितने भी मिल सकते हैं उन्हें फाइंड आउट करेंगे। थर्ड, हम इवैल्यूएट करेंगे। क्या इवैल्यूएट करेंगे? विच ऑप्शन इज बेटर और बेस्ट, कि कौन सा ऑप्शन अच्छा है या सबसे अच्छा है। तो इसके लिए क्या करना है? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन किस बेसिस पर कि ये जो अल्टरनेटिव्स मिले थे सेकंड स्टेज, इनके क्या पॉजिटिव फैक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव फैक्ट्स हैं,
कि इनका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, उसके बेसिस पर हम इवैल्यूएशन करेंगे। इस इवैल्यूएशन में हम सबके कंक्लूजन पर जाएंगे और पता करेंगे कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। फोर्थ, सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव, कि हमें अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे किस बेसिस पर, जो हमने थर्ड स्टेज में किया उस बेसिस पर हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इंप्लीमेंट भी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट स्टेज, फीडबैक एंड फॉलोअप। इसका मतलब कि जो काम हमने किया, जो डिसीजन हमने इंप्लीमेंट किया, इसके क्या रिजल्ट्स है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, वो हमारा फीडबैक और फॉलोअप है। अगर रिजल्ट्स अच्छे, बहुत बढ़िया है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके रीजंस फाइंड आउट किए जाएंगे ताकि नेक्स्ट टाइम डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा डिसीजन मेकिंग पहला। अब आप कहोगे सर इंपॉर्टेंस क्या चल रही है इसकी, हमें हर लेवल पर डिसीजन लेने होते हैं, प्लानिंग पर भी, ऑर्गेनाइजिंग में, लाइक प्लानिंग में फ्यूचर में क्या करना है, डिसीजंस लेने, पॉलिसी बनानी है, डिसीजन लेना होगा, प्रोसेस डिसाइड करना है तो भी डिसीजन, हर जगह डिसीजन, रिसोर्सेज लाने तो भी डिसीजन, डायरेक्शन का मेथड क्या होगा वो भी डिसीजन लेने, और कंट्रोलिंग का मेथड क्या होगा, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में हर जगह डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है अपने आप। सेकंड आता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास कितनी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, हमें ये भी पता होनी चाहिए कि किस तरह की वर्कफोर्स चाहिए, स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, स्किल्ड में भी कौन सी चाहिए, चाहे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत होगी, पीओ वगैरह भी रखने पड़ेंगे, तो ये स्टाफिंग वगैरह में आ जाता है कि स्टाफिंग का मतलब क्या है, रिक्रूट करना, एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करना और ट्रेनिंग देना, ये सारा काम हमारे स्टाफिंग में। अब हमें पता है कि रिसोर्सेज कितने भी अच्छे क्यों ना हो, काम जो है वो स्टाफ ही करके देगा, तो इस स्टाफ को अच्छा रखना हमारी जिम्मेदारी है, तो ये काम स्टाफिंग में किया जाता है। अब आप कहेंगे सर इस प्रोसेस में कैसे अपनाएंगे, रिक्रूटमेंट के अपने मेथड्स होते हैं, सिलेक्शन के भी अपने होते हैं, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के भी। जस्ट फॉर एग्जांपल, रिक्रूटमेंट के दो सोर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सोर्सेज से जॉब वैकेंसी फिल कर दी जाती है वो रिक्रूटमेंट इंटरनल सोर्स। जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोग कैसे, इस जूनियर पोस्ट से प्रमोट करके हायर पोस्ट पे भेज दिए, तो जो हायर पोस्ट की वैकेंसी थी वो फिल हो जाती है, तो इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, किसी की रिकमेंडेशंस पे आते हैं, तो ये सब हमारे रिक्रूटमेंट होते हैं। सिलेक्शन में इंटरव्यू के लेवल्स होते हैं, और ट्रेनिंग में दो होते हैं, ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब। ये फिलहाल हमारे सिलेबस में है नहीं डिटेल में, मैं ऐसे बता रहा हूं कि हां ये क्यों जरूरी है, इतने सारे लेवल्स, ताकि अच्छा स्टाफ आपके पास हो, अच्छी मैन पावर हो, जितनी अच्छी मैन पावर होगी उतना ही अच्छा वर्क आप लोग कर पाएंगे। द नेक्स्ट इज इनोवेशन। Innovation means something new and better। कि इनोवेशन का मतलब क्या है, पहले से कुछ नया और जो बेहतर होगा उसी को हमने कहा है इनोवेशन। क्यों जरूरी है, ये तो हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट से ही इनोवेशन होता है। इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायनामिक हो जाएगी, किससे, इनोवेशन से, क्योंकि यही इनोवेशन आपको मार्केट सर्वाइवल में हेल्प करेंगे। तो मैनेजमेंट में इनोवेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाना या नए चेंजेस लेकर आना, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो, चाहे मैनेजमेंट के मेथड्स हो, चाहे प्लानिंग में हो, हर जगह इनोवेशन का होना जरूरी है, क्योंकि इनोवेशन से ही ऑर्गेनाइजेशन आगे जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का इनोवेशन में इंपॉर्टेंट इनोवेशन का ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये था हमारा इनोवेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि कुछ नया और बेहतर लाने से, जैसे कि नोकिया कंपनी को मार्केट से बाहर कर दिया गया था, किसकी वजह से था, वो इनोवेशन की वजह से ही था। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मींस exchange of views, ideas, thoughts and feelings are known as communication। communication क्यों जरूरी है, क्या बात क्या की जा रही है, क्यों है, मतलब क्या सेकेंडरी फंक्शन, बात ये है
ऑर्गेनाइजेशन में लेवल होते हैं तीन काम करते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर लेवल। तो क्या होता है कि टॉप लेवल जो है वो करता है प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाना, फ्यूचर के गोल सेट करना, सारा काम इसका। ये अपनी प्लानिंग बताता है मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल इस चीज को इंप्लीमेंट करवाता है लोअर लेवल से। लोअर लेवल इस काम की रिपोर्ट देता है मिडिल लेवल को, अपने सजेशंस देता है मिडिल लेवल को, अपनी कंप्लेंट देता है मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल की सारी चीजें काम हो जाता है टॉप लेवल। तो एक बात समझ में आ रही है कि बिना कम्युनिकेशन के ये कैसे हो पाएगा। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब है एक्सचेंज ऑफ व्यूज, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स आर नोन एज कम्युनिकेशन। मैं एक्सचेंज वर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये टॉप से बॉटम जाएगी तो बॉटम से टॉप आएगी, तभी ये कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। अब एक बात समझनी है कि अगर मैं अपनी प्लानिंग आपको अच्छे से नहीं बता पा रहा हूं, मैं आपको पॉलिसी प्रोसीजर नहीं समझा पा रहा हूं, तो आप काम कैसे करेंगे। कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है आपके इसके लिए, कई मिसकंसेप्शंस हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है, रिसोर्सेज वेस्ट हो सकते हैं, कई चीजें हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई तो आप काम नहीं कर पाए, क्लैरिटी नहीं है तो काम नहीं कर पाए। तो ये सारा का सारा हमारा रह जाएगा अगर हमने कम्युनिकेशन नहीं किया। लाइक मैं आपको अपने गोल बताऊं, कैसे? कम्युनिकेशन से बताऊं। आप मुझे रिपोर्ट दोगे, कैसे? कम्युनिकेशन से दोगे। तो बिना इन सब चीजों के ये सब पॉसिबल है कि नहीं? तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है? ओरल, वर्बल, रिटन, ये सब हमने पढ़ा है, कई मेथड्स होते हैं। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स हमारे 11th चैप्टर में 11th क्लास में हमने पढ़े भी और समझे भी कि क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वही काम है कि मैनेजमेंट का एक फंक्शन है जिसे हमने सेकेंडरी फंक्शन में डाला, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। और ये इसलिए जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग अच्छे से हो सके, कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से हो सके। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जितनी भी डीलिंग होती है हमारी आउटसाइडर पार्टी के साथ, चाहे वो आपका कंज्यूमर हो, चाहे आपका सप्लायर हो, कोई भी हो, ये सारी की सारी चीजें या डीलिंग जो है वो रिप्रेजेंटेशन से होती है। जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा उतनी ही अच्छी डील होगी, उतना ही अच्छा काम होगा। तो रिप्रेजेंटेशन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। आउटसाइडर्स के सामने आपका अच्छा रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम को आगे लेकर जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के काम को आगे लेकर जाता है। तो ये जो था, ये थे हमारे रिप्रेजेंटेशन के साथ सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आप देखेंगे कि प्राइमरी फंक्शंस बिना इनमें से किसी को पूरा किए, मतलब अगर आप इनमें से किसी एक को भी छोड़ देते हो तो प्राइमरी फंक्शंस पूरे नहीं हो सकते। तो सेकेंडरी फंक्शंस की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, और देखा जाए तो मैनेजमेंट इन सब के बिना ही इनकम्प्लीट है। तो मैनेजमेंट का इन सब के साथ होना बहुत बहुत जरूरी है। तो दोनों का ही इक्वल वेटेज है हमारे लिए, ठीक है। अब क्या समझना है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 1 मार्क्स का भी आ सकता है। व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? एक्सप्लेन, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स। व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? 4 मार्क्स, 6 मार्क्स। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग? 1 मार्क्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग? व्हाट आर द starting two steps of primary functions और मैनेजमेंट? तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये हो गया 2 मार्क्स या 4 मार्क्स। समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्टाफिंग? एक्सप्लेन। व्हाट इज द रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट? एक्सप्लेन। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने पुट अप किए जा सकते हैं। इज इट क्लियर? ये था हमारा आज का टॉपिक। थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ताकि कल हम और अच्छे से कंसंट्रेट कर सकें, ठीक है। तो ये है हमारे मैनेजरियल रोल्स गिवन बाय मैनेजमेंट मिन्सबर्ग थ्योरी। मिन्सबर्ग ने वर्क स्टडी की मैनेजर्स की और उसके बेसिस पर अपनी एक थ्योरी डेवलप की। उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट जो है उसको करने के क्या मैनेजमेंट करने के वक्त कौन कौन से रोल्स हैं जो एक मैनेजर को परफॉर्म करने होंगे। सो उन्होंने अपनी थ्योरी में अच्छे से डिफाइन
डिफाइन किया। तो उस डेफिनेशन से पहले इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, फंक्शनल अप्रोच, मैनेजरियल रोल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच हम पढ़ चुके हैं कि अगर आप फंक्शनल अप्रोच के थ्रू जाएंगे तो आपको पढ़नी होगी वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आप जाएंगे मैनेजरियल रोल अप्रोच के थ्रू तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा ये रोल्स परफॉर्म करने होंगे जो कि आपको एक चार्ट में शो किए हैं, नोट्स में भी है ये। आप ये मत सोचना कि ये केवल यही है, नोट्स में आपको दिए गए हैं। प्लीज गो थ्रू द नोट्स स्टूडेंट्स, क्योंकि नोट्स के थ्रू आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। इस मैनेजरियल रोल्स को डिफाइन किया लिंड्सबर्ग ने अपनी थ्योरी में। इन्होंने इसकी तीन कैटेगरी बनाई, इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल, डिसीजनल रोल। तीन कैटेगरी बनाई है, तीनों में कुछ रोल्स आपको दिए गए हैं। तो ये जो रोल्स हैं ये इस तरह से हैं कि इंटरपर्सनल रोल्स दो लोगों के बीच के रिलेशन को डिफाइन करेंगे। इंफॉर्मेशनल रोल्स इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं, और इंफॉर्मेशन देनी हो, लेनी हो, कलेक्ट करनी हो, डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, इससे रिलेटेड रोल्स इंफॉर्मेशनल रोल्स होंगे। डिसीजन से रिलेटेड जो होंगे हमारे वो डिसीजनल रोल, लाइक कोई नया प्रोडक्ट लाना है, कोई नई टेक्निक रखनी है, नहीं रखनी है, डिस्टर्बेंस को रोकना है, तो ये सब हमारे होते हैं डिसीजनल रोल्स। ये तीन मेजर कैटेगरी। बाकी के जो रोल्स हैं वो हमारे आगे कंटिन्यू में दिए गए हैं, जो कि हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में